देखिए हम जनरली इफ़ेक्ट पढ़ रहे थे, सभी पढ़ना हमें इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कैटालिस्ट का इफ़ेक्ट हमने पढ़ लिया था, अभी जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या बताएगा, देखिए ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, किस पे पढ़ना है, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ऑब्वियसली करेगी। अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज करेगी तो कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स आपके इंक्रीज होते हैं तो क्या इंक्रीज होगा, इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज होंगे। और अगर इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन रेट फास्ट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली करेगा। ठीक है भाई, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स क्या करेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जनरली हमें ये चीज़ देखने को मिली एक्सपेरिमेंटली, जनरली इट इज फाउंड दैट rate of a reaction is nearly double हो जाती है, कब, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है। इसको हम एक ग्राफ से स्टडी करते हैं। सपोज करो ये आपके हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स, इधर आपकी है एनर्जी। ये कोई टेम्परेचर T के ऊपर आपके पास एक ग्राफ आ गया है, कोई टेम्परेचर T था जिसके ऊपर ग्राफ आ गया, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया बाई 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे होगा क्या, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बेसिकली ये क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग नंबर ऑफ कोलिजन्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके क्या जा रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स जा रहे हैं। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, ये आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, ये आपका ग्राफ ये आएगा। पहले आपकी सपोज करो ये एनर्जी है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये वैल्यू किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी। पहले सिर्फ इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास क्या था आपका, एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मीन्स सिर्फ इतने पार्टिकल्स अगर कोलाइड कर रहे थे, ये जो पार्टिकल्स थे, ये जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स था, ये जब कोलाइड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था, इफेक्टिव कोलिजन था। अभी जब टेम्परेचर T+10, जब आपने टेम्परेचर राइज कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस तो ग्राफ आ गया ये। अभी ये पार्टिकल्स और ऐड हो गए जिनके पास जो एनर्जी है वो कितनी होगी, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये पार्टिकल्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपने एरिया देख रहे हो वो नियरली क्या हो गया, आपका डबल हो गया, नियरली क्या हो गया, डबल हो गया। सो जो ये आपका एरिया हो गया ये डबल हो गया, इसकी वजह से हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी नियरली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली फाउंड है। काइनेटिक जो है वो टोटली एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, सारा एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है काइनेटिक्स में। तो हमें जब एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ हुआ तो उसका एक्सप्लेनेशन आया कि भी जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आर्हीनियस इक्वेशन क्या बोलती है, K इज इक्वल टू AE⁻EA/RT। तो यहाँ से K/A जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, E⁻EA/RT। अभी ये जो टर्म है K/A ये किस चीज़ को बता रही है, ये आपको बता रही है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू, हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपने K/A की वैल्यू निकाल ली तो वो क्या बताएगा कि कितने फ्रैक्शन, कितने मॉलिक्यूल्स के पास आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन है
या इक्वल टू है एक्टिवेशन, कितने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड है। तो टेम्परेचर आपने तीनों की इफेक्ट देख लिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऑलवेज आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, नियरली डबल हो जाएगा अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस राइज किया है। कंसंट्रेशन के लिए आपने रेट लो पूरा पढ़ा था। कैटालिस्ट में आपने चेक कर लिया, कैटालिस्ट पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, अगर नेगेटिव कैटालिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। कैटालिस्ट कैसे चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन? बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ, जिसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी उस अल्टरनेट पाथ की कम या ज़्यादा होगी। कम होगी अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट है, ज़्यादा होगी अगर नेगेटिव कैटालिस्ट है। और आज आपने रेट ऑफ टेम्परेचर तो अभी देखा ही। अभी हम कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने जो भी पढ़ा है, जो इफेक्ट्स पढ़े हैं, इनके ऊपर एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें सोल्व करने हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। हमें गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, अगर गिवन नहीं हो तो हम कैसे चेकआउट करेंगे? यूनिट से। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय द रिएक्शन। हमें रिएक्शन भी गिवन है C2H5I, जो आपका है वो आपको दे रहा है C2H4 गैस प्लस HI गैस एट 600 केल्विन इज 1.60 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। हमें अगर फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी होता तो हमें डायरेक्टली सेकेंड इनवर्स से पता लग जाता। इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज, उसकी EA हमें गिवन है 209 किलोजूल पर मोल। ठीक है भाई। तो वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन एट 700 केल्विन। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन के लिए ऐसे चेंज नहीं होती है, ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। टेम्परेचर के साथ एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती। तो हमें पता है, हमने डिराइव किया था log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। इसके अंदर हमें K1 गिवन है कितना 1.6 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। T1 हमें गिवन है कितना 600 केल्विन। K2 आप लोगों को कैलकुलेट करना है। T2 आप लोगों को गिवन है 700 केल्विन एंड EA भी आप लोगों को गिवन है कितना गिवन है 209 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू हमें पुट करनी है। जस्ट log K2 निकालना है, K1 1.6 10⁻⁻5, EA 2.0 किलो जूल को मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया, जूल पर मोल डिवाइडेड बाई 2.303। R की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये होती है। 1/T1, T1 कितना है 600 माइनस 1/T2 700। यहाँ से आपका log K2 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻5 जो भी आएगा उसको आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। थोड़ा बहुत मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये क्या आ जाएगा 700 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 700 209 10⁻3 2.303 इंटू 8.314 100 बाई ये आ जाएगा 1/6 इंटू 700। इसको आप सोल्व कर लोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी किसके इक्वल आ जाएगी log K2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻5। इसको सोल्व करके सपोज करो x आ गया तो ये जो K2 आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू
10 रेज टू पावर x, किसके इक्वल आ जाएगा 10 रेज टू पावर x, फिर बिकॉज इधर से लोग इधर जाएगा तो वो 10 रेज टू पावर में जाएगा कुछ, और ये फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसको आप कैलकुलेशन आपको करनी है, x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कैन एक्टिवेशन एनर्जी बी जीरो और नेगेटिव? क्या आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो या नेगेटिव हो सकती है? तो उसका आंसर है नो, बिग नो। क्यों है उसका आंसर? देखो ये आपका ग्राफ था, इस चीज़ को हम बोल रहे थे क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट थे और इधर आपकी एनर्जी थी, यही था। अभी देखिए हमने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या बोला था कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अगर वो जीरो होती है, इफ ये इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज जो हैं, उनके पास सभी के पास एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी तो जीरो है। तो सारे के सारे जो कोलिजन्स हो जाएंगे, दैट मीन्स all collisions are effective collisions, all collisions are effective collisions। अगर सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन हो जाएंगे तो रिएक्शन जो है वो इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इतनी फास्ट रिएक्शन सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज नेगेटिव, तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात हो गई। क्यों हो गई? इसका मतलब है कि हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए नहीं, उनको लूज करनी पड़ेगी, तब वो जाके किस में चेंज होंगे, प्रोडक्ट में। तो ये तो बिल्कुल ही वो हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी तो एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज़ अगर कोई पूछे तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहती है। ये चीज़ डाल लो, माइंड में डाल लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछता है इससे कि क्यों नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि वो क्या वैल्यू हो नहीं सकती या क्या हो सकती है फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आपको पक्का आना चाहिए, आपके माइंड में ये चीज़ सेट होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एनसीईआरटी के जनरली हम न्यूमेरिकल्स डील कर रहे हैं। हमें गिवन है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर decomposition of H2O2 is given by following। किससे गिवन है आपकी, log K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.5 इंटू 10⁵ इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई T इंटू K। वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट EA एंड एट व्हाट टेम्परेचर will its half life period be 256 मिनट। वो आपसे ये पूछ रहा है। देखिए तो अब यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए log K किसके इक्वल होता है, log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू आपको ये गिवन है। सिंपली जस्ट आपको वो इक्वेशन याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन। तो देखिए भाई EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू जो आपको गिवन है वो कितनी गिवन है, 1.25 इंटू 10⁴। सो EA किसके इक्वल आ जाएगा, 1.25 इंटू 10⁴।
इंटू 2.303 इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यहाँ पे ये केल्विन था, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये जूल पर मोल के अंदर आपके पास ये आ जाएगा। कैलकुलेट इसको आप कर लोगे, ये तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ये में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात पूछ रहा है कि वो किस टेम्परेचर के ऊपर आपकी हाफ लाइफ जो है, किस टेम्परेचर पे टी हाफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 258.6 मिनट। तो हमें पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो यहाँ से मैं के निकाल सकता हूँ। ये जो के आएगा वो क्या आएगा, 0.693 डिवाइडेड बाई 256, के आएगा भाई, बोलो। तो ये आपके पास आ गया के। अब हम इजीली निकाल सकते हैं के की वैल्यू, जस्ट हमें पुट करनी है इस इक्वेशन में। लॉग के क्या है, 0.693 डिवाइडेड बाई 2.30 2 log 0.693 divided by 256 is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 raised to power 4 divided by t। ये जो टेम्परेचर आएगा उस टेम्परेचर पे आपकी जो हाफ लाइफ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 256 मिनट। तो इस टेम्परेचर को आप कैलकुलेट इजीली कर पाओगे। ये क्या आ जाएगा, जो log 0.693 डिवाइडेड बाई 256 माइनस 14.34 इज इक्वल टू माइनस 1.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई टी। यहाँ से आप इजीली टी को कैलकुलेट कर पाओगे। कैलकुलेशन पोर्शन नहीं करवाऊँगा, खुद करना है, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, बिकॉज एग्ज़ाम आप लोगों को देना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कैलकुलेटर का यूज़ ना करके खुद यूज़ करोगे वो बेटर है। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आपको बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है भाई, चलो एक और हम क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, एक और हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं एनसीईआरटी का ही। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स when temperature changes from 293 केल्विन टू 313 केल्विन। देखिए मैंने बताया था 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर नियरली डबल हो जाता है। तो इससे 10 करोगे 303 डबल हो जाएगा, फिर करोगे क्वाड्रपल हो जाएगा। तो आपको गिवन है नेक्स्ट, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, calculate the activation energy assuming that it does not change with temperature। तो देखिए क्वाड्रपल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल हो गया, तो K2/K1 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 4। K2/K1 की वैल्यू क्या गिवन है, 4। तो हम K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 यूज करेंगे। हमारे पास T1 गिवन है 293 केल्विन, T2 गिवन है 313 केल्विन। K2/K1 की वैल्यू है, R की वैल्यू हमें पता है, जस्ट पुट करो आंसर। इनसे आसान कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314 1/T1 293 केल्विन माइनस 1/313। EA की वैल्यू यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इनसे आसान एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। प्रैक्टिस करो जितने ज़्यादा आपसे हो सके। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है आपको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी कीजिए। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।